जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर, जिसका कि नाम है बहुपद। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी को समझेंगे और थ्योरी से संबंधित जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वे सभी करेंगे। देन उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बहुपद का चर राशि। चर राशि को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यदि आपको बहुपद समझना है। तो चर राशि किसे बोलते हैं? किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो आप परिभाषा के तौर पर आप बता सकते हैं कि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। ये आपका जवाब होगा। अब समझने का प्रयास करना इसको। किस समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि, जैसे मैं एक समीकरण लेता हूं। मैंने लिया है x-2 बराबर 0। यहाँ पर दो हमारी ज्ञात राशि है, 0 भी एक ज्ञात राशि है। अज्ञात राशि के रूप में क्या है यहाँ पर x, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। तो x अज्ञात है हमारे लिए पूरी तरह से। तो अज्ञात राशि को ही हम चर राशि कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। x+5 बराबर 0। यहाँ पर भी हमारा x अज्ञात है, तो इसका अर्थ है कि x यहाँ पर भी चर राशि है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा चर राशि से रिलेटेड कि इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। समझो कि इनका जो भी चर राशि होती है हमारी, इनका कोई डेफिनेट मान नहीं होता है। जिस तरह से हमारा दो का मान पूरी तरह से निश्चित है कि दो दो ही वस्तुओं को या दो व्यक्तियों को ही दर्शाएगा। ये जो 5 है हमारा, ये 5 वस्तुओं को या 5 व्यक्तियों को, अर्थात 5 चीजों को ही दर्शाएगा हर जगह जहां पर भी 5 लिखा हुआ है। लेकिन चर राशि का हमारा हर जगह मान एक जैसा नहीं रहता है। समझना, यहाँ पर यदि हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये 2 इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान मिला हमें +2, और यदि यहाँ पर हम 5 को इस तरफ लेकर जाएं, x का मान यहाँ पर मिला है हमें -5। तो देखिए x वही है, लेकिन इक्वेशन बदलते ही मान बदल गया। यहाँ पर x का मान 2 है और यहाँ पर 5 है, -5 है, और कहीं और कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इन जो चर राशि होती है हमारा, इनका कोई डेफिनेट मान नहीं होता, अर्थात निश्चित मान नहीं होता, बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो चलिए अब दूसरे नंबर का टॉपिक है हमारा अचर राशि। अचर राशि किसे बोलते हैं? यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे तो किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि बोलते हैं हम। जो ज्ञात राशि होती है, जैसे हमने लिखा है x+7 बराबर 0। यहाँ पर हमारी ज्ञात राशि के रूप में 7 है और 0 भी ज्ञात राशि है भाई। 0 जहाँ पर भी होगी 0 की वैल्यू 0 ही होगी। 7 सात ही वस्तुओं को दिखाएगा या 7 ही व्यक्तियों को दर्शाएगा। किसी भी इक्वेशन में लिख दे हम, चाहे चाहे हमने यहाँ पर लिखा 2x+7 बराबर 0। यहाँ पर भी 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी और यहाँ पर भी 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। और साथ ही ये दोनों ज्ञात राशियां हैं, 7 भी ज्ञात राशि है, 0 भी ज्ञात राशि है, 2 भी ज्ञात राशि है, 7 भी और 0 भी। मैंने सेकंड पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर दिया था अभी समझाते हुए कि इनका मान निश्चित होता है। जो भी मैं बता रहा था कि 7 यहाँ पर भी उतनी ही अंक को दर्शाएगा या उतनी ही वैल्यू रखता है, यहाँ पर भी उतनी ही वैल्यू रखता है। इनका मान इसका मान समीकरण बदलने पर या स्थिति बदलने पर 7 का मान नहीं बदलेगा, 7 7 ही रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अचर राशियों का जो मान होता है वो निश्चित होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है। बीजीय व्यंजक जब हम चर राशि और अचर राशि दोनों ही, या तो भाग जोड़ के द्वारा या घटा या गुणा या भाग, इनके द्वारा संबंधित हो,
किसी के भी द्वारा संबंधित हो, जोड़ घटा गुणा भाग आदि के द्वारा जब चर और अचर राशि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, तो हम बोलते हैं उसको बीजीय व्यंजक। अब समझना उदाहरण से, जैसे मैंने लिखा है 3x+7, यहाँ पर x जो कि चर राशि है 3 से गुणा के रूप में संबंधित है, और साथ ही अचर +7 के साथ भी जुड़ा हुआ है चर राशि हमारी। इन दोनों के बीच गुणा हो रही है और यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है ही, तो यहाँ पर हमारे चर और अचर गुणा और जोड़ के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि 3x+7 एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ x-3, यहाँ पर हमारा चर x 3 के साथ माइनस द्वारा संबंधित है, माइनस के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक बीजीय व्यंजक है। हम x/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी चर राशि अचर राशि के साथ भाग के द्वारा संबंधित है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं आगे। अब हम समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, अपने जो चैप्टर का नाम है बहुपद, उसका अर्थ समझेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद की यदि हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित प्रत्येक चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारी बहुपद की डेफिनेशन है, बहुपद की परिभाषा है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में हम बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसका फर्स्ट लेटर ही उठा लेते हैं पी से, तो इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो बीजीय व्यंजक हमने अभी अभी पढ़ा है पिछली हेडिंग में ही, पिछले टॉपिक में ही, कि बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं। चर राशि ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसी वजह से मैंने पहले ही चर राशि और बीजीय व्यंजक या अचर राशि इनको बहुपद की परिभाषा से पहले ही समझा दिया है, क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुए हैं। तो समझिए, जब परिभाषा के तौर पर बहुपद हमने कहा कि प्रत्येक चर राशि घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, और क्या होना चाहिए, वो बीजीय व्यंजक हो, और घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, किसकी, चर राशि की। तो एक बीजीय व्यंजक तैयार करते हैं हम, जैसे कि 2x+3। यहाँ पर हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा है और साथ ही इसमें चर राशि है हमारी x, और पूर्ण संख्या के रूप में इसकी घात है। घात कितनी है इसकी, 1 है, तो घात भी पूर्ण संख्या है, बीजीय व्यंजक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक बहुपद है। और x में है बहुपद, तो हम बोल सकते हैं px बराबर, यदि कोई बहुपद हमारा y के चर राशि y के रूप में हो तो हम उसे लिखेंगे py, और py के रूप में जैसे कि y की घात 2 + 3 y + 4। यहाँ पर देखिए y की घात 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी y की घात 1, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। ये बीजीय व्यंजक कैसा है, एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद की यदि हम पहचान की बात करें तो पहचान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिससे कि आप आसानी से बहुपद को पहचान सकते हैं कि बहुपद क्या है, कैसे होते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो कि आपकी परिभाषा से लिया गया है कि प्रत्येक चर राशि घात पूर्ण संख्या हो। जितनी भी चर राशि बहुपद में आई है, जैसे कि है हमारी, यहाँ पर y की घात 2 आई है, यहाँ पर y आया है, तो कितनी भी बार चर राशि आए हमारी, सबकी घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कोई भी चर राशि जिसकी घात पूर्ण संख्या है, यदि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर राशि घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन भिन्न में हर के रूप में न हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या है वो भिन्न में हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। यदि हर के रूप में हुई तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, कोई भी चर राशि हमारी अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। समझिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक बहुपद लिया है px के रूप में, x की घात 2 + 3x
प्लस 5। यहाँ पर x चर राशि के रूप में हमारा 2 बार आया है और दोनों ही बार हमारी चर राशि घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसलिए ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। अच्छा, दूसरे पॉइंट से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पी एक्स की फॉर्म में ही मैं एक बहुपद लिख, इसको पी एक्स नहीं लिखना, एक बीजीय व्यंजक लिखता हूँ मैंने लिखा है 2x की घात 3 प्लस 3/2x प्लस 5। देखिए यहाँ पर हमारा चर राशि के रूप में x है। x दो बार, दो जगह है, एक बार यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। यदि हम केवल परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है कि घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात की चर राशि घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ये तो बात हो गई सत्य, लेकिन हमें इस पॉइंट पर भी ध्यान देना होगा। परिभाषा के साथ साथ ये दोनों पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने होंगे। दूसरा पॉइंट में कहा गया कि चर राशि जिसकी घात पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या है, भिन्न में भिन्न है 3/2x, हर के रूप में ना हो। हर के रूप में, देखिए यहाँ पर x क्या है, हर के रूप में, और इसने क्या कहा, हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। यदि हर के रूप में हुई तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद नहीं कहलाएगा ये। फिर ये बहुपद नहीं, क्यों नहीं है, देखिए यदि हम इसको सही तरह से लिखे हैं, इस x की घात, x को ऊपर ले जाएं तो x की घात -k हो जाएगी, माइनस का 1 बन गया, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए भिन्न में हर के रूप में भी नहीं होना चाहिए कोई भी चर राशि हमारी, और खासकर कौन सा, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, क्योंकि वो ऊपर ले जाने पर, हर में ले जाने, अंश में ले जाने पर उसकी घात कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं हम। तीसरे पॉइंट में कहा कोई भी चर राशि अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक बीजीय व्यंजक लिख देता हूँ मैं, x की घात 2 प्लस 2√x प्लस 5। यहाँ पर हमारा x जो है ये चर राशि अंडर रूट के अंदर आ चुकी है। अब अंडर रूट के अंदर आ चुकी है और अंडर रूट को बोलते हैं हम वर्गमूल, अर्थात x की घात 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये भी कोई बहुपद नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह समझ आओ किस तरह से हम बहुपद की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं, परिभाषा पर आते हैं हम सबसे पहले इसकी। बहुपद में उपस्थित चर राशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद में जो भी चर राशि आई है, जिसकी सबसे बड़ी घात होगी वही पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। समझना एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बहुपद लिखता हूँ, x की घात 2 प्लस x की घात 5 प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर x 3 बार आया, देखिए चर राशि 3 बार आई है हमारी, इसकी घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 5 है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी, 5। ठीक है, एक और एग्जांपल समझना। मैंने बहुपद लिखा है 4x की घात 3 प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर 1 है। सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर, चर राशि की 3, तो पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और ध्यान रखना है आपको। यदि दो बहुपद एक साथ गुणा में हो, इस पर स्टार लगाता हूँ, अच्छी तरह समझना। जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर x की घात 3 y की घात 2 प्लस x की घात 4 2x² प्लस 3, ये एक बहुपद है हमारा, और इसमें चर राशियां भी हैं हमारी, x है, y है, x है। ठीक है, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की घात 4, यहाँ पर 2 है, और आपसे बहुपद की घात पूछ ली जाए
और दो बहुपद इस तरह से हो कि वे दो चर राशियां इस तरह से हो कि वे गुणा के रूप में हो, तब आप इस तरह से मत सोच लेना कि जो भी बहुपद की घात सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वही घात होगी। इसको यहाँ पर आगे सोल्व करता हूँ। अगर आपने लिखा है घात 4 होगी तो ये गलत आंसर है आपका। इस बहुपद की घात 4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब भी दो चर राशियां इस तरह गुणा में हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, भले ही वे दोनों चर राशियां अलग अलग क्यों न हो। तब हम बहुपद की घात जब बताएंगे तो इन दोनों चर राशियों की घात जोड़ेंगे, 3 + 2। यहाँ पर बहुपद की घात जो होगी वो 5 होगी। 5 आपका सही आंसर है। बच्चे अक्सर मोस्टली इसको गलत कर देते हैं। यदि ये एग्जाम में ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता है, वे बहुपद की घात जो सबसे बड़ी दिखाई देती है सिर्फ उसको ही टिक कर देते हैं। ये नहीं देखते कि कोई चर राशि आपस में गुणा में तो नहीं है। यदि गुणा में है तो उनकी घात टोटल करके देखो कि पूरी सबसे बड़ी घात तो नहीं हो रही वो। यदि हाँ ये इस तरह से होता, अब इन दोनों घात जोड़कर कितनी हो रही, 2 और 1 3, जो कि 4 से छोटी है, तब हम कह सकते थे कि बहुपद की घात 4 होगी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की घात जोड़कर सबसे बड़ी घात बन रही है जो कि है 5 है, तो इस पूरे बहुपद की घात 5 होगी। इस तरह का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि इसकी घात कैसे फाइंड आउट करना है। अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार पर कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। घात के आधार पर बात करते हैं नंबर 1 पर, अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे बोलते हैं, जिसकी घात 0 हो, जिसमें चर राशि घात 0 हो, वो अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 5, यहाँ पर x नहीं है तो हम लिख सकते हैं x की घात 0। इस 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x की घात 0। तो चूंकि यहाँ पर घात 0 है तो इसका मतलब एक अचर बहुपद है 5। 7 ये भी एक अचर बहुपद हुआ है। मतलब कोई भी यदि आपके पास अचर संख्या दे दी जाए आपको जिसमें चर राशि नहीं दी गई हो तो इसका मतलब वो एक अचर बहुपद है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। और हमने परिभाषा में अभी भी क्या पढ़ा था बहुपद की, कि जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या तो 0 भी है, तो अगर 0 हुई तो इसका मतलब उसका यहाँ पर देख, जिस तरह है यहाँ पर x की घात 0 है तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। और बहुपद में कौन सा अचर बहुपद, आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि वह बहुपद कौन सा है जिसमें चर राशि की घात 0 होती है। उसमें एक ऑप्शन आ सकता है आपका शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद नहीं होगा वो, ध्यान रखना है बस आपको एक अच्छी तरह। इसके बाद बता दूंगा मैं, फिर भी न्यूमेरिकल कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। शून्य बहुपद एक अलग ही बहुपद होता है, उसको भी समझाएंगे डिटेल में, पहले यहाँ तक समझ लो। दूसरे नंबर का है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, जिसमें घात चर पद की कितनी होगी, 1 होगी। पूरे बहुपद की घात जिसमें कितनी हो, 1 हो, उसे बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। जैसे हमने लिख दिया y+5, यहाँ पर y की घात कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब y क्या है, एक y+5 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसमें घात 2 होती है, बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। जैसे px बराबर 4x² + 2x, यहाँ पर पूरे बहुपद की जो घात है वो हमारी 2 है, इसलिए ये कैसा है, द्विघातीय बहुपद। बच्चे कभी कभी अक्सर गलती कर देते हैं कि जैसे द्विघातीय बहुपद है तो उसी तरह से एक घातीय बहुपद होगा। एक घातीय कोई बहुपद नहीं होता। एक घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से, रैखिक बहुपद बोलते हैं हम। एक घात वाले को रैखिक बहुपद, लेकिन दो घात वाले को द्विघातीय कहेंगे, और 3 घात वाले को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे हम। त्रिघातीय बहुपद जैसे x की घात 3 + 2x² + 4, यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है,
तो इसलिए क्या है, एक त्रिघातीय बहुपद। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अब दूसरे प्रकार के में आते हैं हम, जो कि पदों की संख्या के आधार पर है। पदों की संख्या के आधार पर एक पदीय बहुपद, जिसमें बहुपद में केवल एक पद हो, उसे कैसे क्या कहेंगे हम, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में हमें घात से कोई मतलब नहीं है। एक पदीय बहुपद में हमें घात से कोई मतलब नहीं है, घात कितनी भी हो सकती है। जैसे मैं एक बहुपद लिख देता हूं, एक्स की घात 5, तो घात 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है पदों की संख्या से। यदि हम पदों की संख्या के आधार पर चेक कर रहे हैं तो हमें पद चेक करने की पद एक ही है। देखिए यहाँ पर एक्स की घात 5 केवल एक ही पद है, तो इसका मतलब ये कैसा है, एक पदीय बहुपद है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y की घात 2, तो इसमें भी केवल एक ही पद है। घात भले ही 2 हो, लेकिन पद कितने हैं, एक है। पद एक है तो हम कहेंगे कि ए भी एक पदीय बहुपद है, यदि आपको पदों की संख्या के आधार पर पूछा गया हो। द्विपदीय बहुपद, जिसमें दो पद होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पी एक्स बराबर एक्स की घात 2, 3 लेते हैं, प्लस 2। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, एक, दो, दो पद है हमारे, तो ये कैसा होगा, एक द्विपदीय बहुपद। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, पी वाई बराबर वाई की घात 4 प्लस 5। यहाँ पर भी पदों की संख्या 2 है, तो ये भी हमारा एक द्विपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, वो एक त्रिपदीय बहुपद है। जैसे 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5, इसमें पद कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3। देखिए इसमें और एक खास बात हो रही है, यहाँ पे पदों की तो संख्या 3 है ही, घात भी 3 ही है, तो ये अगर हमें पदों की संख्या के आधार पर पूछे तो त्रिपदीय बहुपद, और घात के आधार पर पूछे तो त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये अब बात करते हैं शून्य बहुपद की, कि शून्य बहुपद आखिर किसे बोलते हैं। ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य होता है क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। उदाहरण से समझना, जैसे मैंने कोई बहुपद लिखा, पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 इंटू 0, और दूसरा एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, पी वाई बराबर 5 वाई की घात 2 इंटू 0, या चलो ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा, किसी भी बहुपद में 0 से गुणा करने पर क्या हो जाती है, वैल्यू 0। इसका मान क्या होगा यहाँ पर, 0, तो ये क्या होगा, एक शून्य बहुपद। यहाँ पर इसकी भी 0 से गुणा हो रही, तो इसका मान भी क्या होगा, 0। चलो इसको भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर इसका मान क्या है, 0 है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ये एक शून्य बहुपद है। ठीक है, अब जो जिन क्वेश्चनों की, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा था कि ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है, और जिसको अक्सर लगभग 90% बच्चे जो कि थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हैं, वे क्वेश्चन को इनको गलत करने वाले हैं। देखिए शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 शून्य बहुपद, नंबर 3 अचर बहुपद, नंबर 4 चर बहुपद। तो मोस्टली जो बच्चे होंगे, लगभग 90% बच्चे जो थ्योरी पर नहीं ध्यान देते हैं, उनका आंसर होगा ये, कि शून्य घात वाले बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। जबकि हमने अभी पढ़ा है कि शून्य बहुपद किसे बोलते हैं, जिसका मान शून्य हो, उसे घात से कोई मतलब नहीं है। जिसका मान शून्य होगा वो शून्य बहुपद होगा, न कि जिसकी घात शून्य हो। तो घात शून्य वाले बहुपद को हम शून्य बहुपद नहीं कहते, ये रॉन्ग आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्ड होगा। अचर बहुपद बोलते हैं हम इसको, जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसे बोलते हैं हम अचर बहुपद। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, इसको भी
जो बच्चे थ्योरी पर ध्यान नहीं देते गलत कर सकते हैं इसको। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, या जिन्होंने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है वे भी इसको गलत कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं एक घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो ढंग से नहीं पढ़ते हैं थ्योरी या जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं ध्यान दिया है थ्योरी पर, मैं क्या बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर एक कि एक घातीय बहुपद। एक घात वाले को एक घातीय कहेंगे कि भाई जिस तरह त्रिघातीय वाले को त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं, द्विघात वाले को दो घात वाले को द्विघातीय बोलते हैं, तीन घात वाले को त्रिघातीय, तो इसी तरह से हम कहेंगे कि एक घात वाले को एक घातीय बहुपद कहेंगे, जबकि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी 4, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि एक घातीय बहुपद कोई होता ही नहीं, किसी बहुपद का नाम एक घातीय बहुपद नहीं होता है। एक घात वाले को क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था, रैखिक नाम से इसको जानते हैं हम। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, जो कि इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन को, आपको ऑप्शन के हिसाब से उलझा दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ने आपको उलझा दिया ऑप्शन के हिसाब से। एक घात वाले को बोलते हैं हम रैखिक बहुपद, न कि एक घातीय बहुपद, ध्यान रखना है, ये क्या है, गलत है। चलिए अब जानते हैं हम बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं हम, शून्यक कहो या मूल, शून्यक पूछा जाए या आपको मूल पूछा जाए, दोनों एक ही चीज होती है कि बहुपद के शून्यक या मूल किसे कहते हैं। जिस भी चर राशि का मान बहुपद में रखने पर, जो भी चर राशि है हमारी बहुपद में, उसका वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम बहुपद का शून्यक या मूल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम, अच्छी तरह क्लियर होगा आपके। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, ये हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में हमें इसके शून्यक निकालने हैं, माने चर राशि का वह मान निकालना है जिसे इस बहुपद में रखने पर इसका मान 0 हो जाए। तो 0, इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को आपको 0 के बराबर रखना होगा, तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, ये 5 इस तरफ आकर आपका प्लस का हो गया है, अतः जो कि हमारा क्या है, एक शून्यक है। तो शून्य क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि x का मान 5 इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, और जो 0 के बराबर कर दे किसी बहुपद को, वही तो बहुपद का शून्यक होगा या मूल होगा। देखिए, और मैंने लिखा पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 4, इसके शून्यक निकालने के शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको इस बहुपद को शून्य के इक्वल रखना होगा। पी एक्स बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, 4 इस तरफ आकर ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4। दोनों पक्षों का यदि हम वर्गमूल लें तो 4 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, और हमारा एक्स का जो मान आएगा वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। बहुपद के दो शून्य का है हमारे, एक प्लस के 2 और एक माइनस के 2। तो एक निष्कर्ष निकल कर आता है यहाँ पर, क्या निष्कर्ष निकला है, देखिए बहुपद में चर राशि घात 1 थी तो शून्यक भी कितने हैं, 1, घात 2 है तो शून्यक भी कितने हैं, 2। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात बराबर होगी शून्यकों की संख्या। ये यदि तो ये आपको नोट, तो ये नोट आपको याद रखना होगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात दी गई है, बहुपद की घात 5 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो जितने बहुपद की घात होगी उतनी ही शून्यकों की घात होगी।
या आपको क्वेश्चन में कोई बहुपद दिया जाए और बहुपद के आधार पर आपको शून्यकों की संख्या वो विकल्प में पूछ ली जाए, तो आपको सिर्फ बहुपद की घात देखनी है। जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। नेक्स्ट, हमें इस चैप्टर में द्विघाती बहुपद बहुत ही डिटेल से समझना होगा, क्योंकि इसके बारे में ही बहुत से क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्नावली में। तो द्विघाती बहुपद की परिभाषाएं हम जान चुके हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। अब बात करते हैं इसकी ग्राफी निरूपण की। जब हम एक्स वाई एक्स पर द्विघाती बहुपद को दर्शाते हैं, तो द्विघाती बहुपद का जो ग्राफीय निरूपण बनता है, ग्राफ बनता है, वो परवलय आकार बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, और इस ग्राफ को बोलते हैं हम परवलय। तो ये परवलय आकार का बनता है हमारा द्विघाती बहुपद। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा बहुपद पी एक्स की फॉर्म में दिया हो, अर्थात चर पद एक्स के रूप में हो, चर राशि एक्स के रूप में हो, तो बहुपदों के शून्यकों की जांच करते समय हमें देखना होगा कि जो ये ग्राफ दिया गया है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर ये बहुपद एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके शून्यकों की संख्या केवल 2 है। यहाँ पर भी ये एक्स अक्ष को केवल 2 ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और साथ ही पी एक्स में हमारा बहुपद है, तो पी एक्स में बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 ही। यदि बहुपद हमारा पी वाई के रूप में फॉर्म में हो, तब हमें चेक करना है कि वाई एक्स को वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर वाई एक्स को ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बहुपद के शून्यक भी 2 हैं। ये केवल द्विघाती बहुपद के लिए ही नहीं, यदि किसी भी बहुपद के लिए हम चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट में जो लिखा है पद राशि, उसको ध्यान रखना हो कि एक्स है हमारा या वाई है। यदि ब्रैकेट के अंदर एक्स हुआ तो एक्स अक्ष को देखना है, यदि ब्रैकेट के अंदर वाई हुआ तो वाई एक्स को देखना है, तो हम उसके शून्य को बताएंगे। दूसरा, द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है हमारा, वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अब प्रश्नावली 1.1 को करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। प्रश्नावली 2.1 में कहा गया है पहले क्वेश्चन में कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। माने जितनी भी हमें स्थिति दी गई, 6 की 6 स्थितियों में y बराबर पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बतानी है। आपको शून्यकों की संख्या पी एक्स के आधार पर बतानी है। तो पी एक्स के आधार पर बतानी है, तो केवल आपको एक्स अक्ष को ही ध्यान में रखना है कि एक्स अक्ष को आपका ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे शून्य कितने हैं, यहाँ पर 0 है। शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 है, कोई शून्यक नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक्स अक्ष को हमारा ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है केवल, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है। कितने शून्यक है हमारे, 1 शून्यक है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। शून्यक हो गए हमारे 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, 1 2, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, तो शून्य कितने हो गए यहाँ पर, 2। शून्य हो गए हैं हमारे 2। अब यहाँ पर एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, 1 2 3 4, तो शून्य हो गए हमारे 4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर शून्य, एक, दो, तीन बिंदुओं पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्य हो गए हमारे 3। कब? जब y बराबर px हो, अर्थात बहुपद हमारा x के पदों में हो, और यदि बहुपद हमारा y के पदों में हो, माने py की फॉर्म में हो, तब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम? ये मैंने थोड़ा एग्जाम्पल लिए हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, एक और एक, दो। तब हमें केवल y-x को देखना है कि ग्राफ हमारा y-x को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखना, एक और दो, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है y-x को ये, तो यहाँ पर इसके शून्य कितने हो गए? 3। और ये y-x को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1। तो इसके शून्य कितने हो गया? 1, केवल 1। तो ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 2 पर। प्रश्नावली 2 में पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो जो जितने भी आपको ये बहुपद दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने और उनके बीच संबंध सत्यापित करना है हमको। तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, चलिए। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करने से पहले जो भी बहुपद दिया गया है, हमें यदि x में दिया गया है तो px लिखेंगे और ऑर्डर के अनुसार लिखेंगे, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। माने जिस तरह से हमारा मानक रूप था, मानक रूप क्या था हमारा? a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमें मानक रूप याद रखना होगा क्वेश्चनों को सोल्व करते समय, कि सबसे पहले घात 2 वाले वो 2 वाले चर राशि को लिखना है, फिर उसके बाद घात 1 वाली चर राशि को, और फिर बिना घात वाली को, पद को। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर बिना x वाला पद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बहुपद दिया गया है, इसके शून्य निकालने हमें, तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम? बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आपने शायद इस तरह के क्वेश्चन कक्षा 9 और कक्षा 8 में भी किए होंगे। तो इनके गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता था हमें? जो बिना x वाला पद है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, विदाउट x वाला टर्म, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, इन दोनों की गुना करनी होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में क्या है? 1। यदि कोई नंबर नहीं है एक स्थान पर, तो हम कहते हैं कि 1 है, इसका गुणांक क्या है? 1 है। और विदाउट एक्स वाला टर्म क्या है? 8 है हमारा, तो 8 गुणे 1, ये हो गया। अब उसके बाद हमको यहाँ पर चिन्ह देखना है, माइनस का है, तो इसका मतलब घटाकर लाने हैं। कितने लाने हैं? 2 लाने हैं। घटाकर 8 की गुना 1 में करने पर हमें 8 ही मिला है। घटा 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि घटकर 2 बन जाए। हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2। देखिए 4 में से यदि 2 हम माइनस करते हैं तो हमें 2 मिल जाएगा, और साथ ही 4 की 2 में गुणा करने पर 8 भी प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के स्थान पर लिखेंगे हम 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, चूंकि बाहर चिन्ह माइनस का है, तो माइनस की चिन्ह के अंदर गुना होने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स की भी 7 के साथ गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा हमारा आसानी से, तो x कॉमन उठा लिया हमने। 2 घात थी तो 1 घात बचेगी, यहाँ पर केवल 4 बचेगा, x था वो बाहर आ गया है। यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2 कॉमन ले सकते हैं, प्लस के वो भी।
तो x बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2 चौक 8। यहाँ तक क्वेश्चन करने पर यदि हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनते हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ तक सवाल सही हल किया है। यदि आपके यहाँ ब्रैकेट अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं गलती कर दी है। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x-4 x+2 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ तो x यहाँ पर आ गए +2 यहाँ पर आ गए। अब इसको शून्य के इक्वल लिखेंगे, x-4 बराबर 0 और x+2 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया है हमारा, 4 इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, +4 और यहाँ पर x का मान -2 हो जाएगा हमारा, ये +2 इस तरफ आकर -2 होगा। तो इसका मतलब इस बहुपद के शून्य एक तो +4 है और एक -2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात। तो हमें अब शून्य अंकों की सत्यता की जांच भी करनी है। स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन हम रख कर देंगे। तो शून्यांकों के बीच संबंध। के बीच संबंध की जांच। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। यदि हम इस द्विघात बहुपद की तुलना मानक रूप से करें तो b के स्थान पर क्या आ रहा है -2 और अल्फा क्या है हमारा +4, बीटा -2। अब माइनस b के स्थान पर इनसे तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है -2 और तुलना करने पर a के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ है 1। क्योंकि मैंने अभी बताया था यदि x² अकेला है तो इसका मतलब a का मान 1 है। तो चलिए 4 प्लस माइनस 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 +2, तो 4 में 2 गए 2, दोनों ही इक्वल आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये मूल हमारे या ये शून्यांक एकदम सही है। दूसरे अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं जहाँ c/a होता है हमारा सूत्र। c क्या है हमारा यहाँ पर टर्म जो विदाउट x हो, विदाउट x क्या है हमारा -8। a क्या है अभी अभी x² माने कितने हैं, कितने x², 1 है। अल्फा 4 बीटा -2, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा, -8 बराबर -8। तो यहाँ पर सत्यता की जांच भी हो गई है मूलों की या शून्यांकों की। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना होगा हमें पहले, ये तीसरा लिखा हुआ था हमारा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हमें 4s² -4s + 1। तो इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 4s लिख देंगे इसको क्योंकि s चर राशि s के रूप में है। तो 4s² -4s + 1। अब सबसे पहले हमें इसके शून्यंक निकालने हैं। तो शून्यंकों के लिए हम इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। 4s² -4s + 1 बराबर 0। अब क्या करना होगा हमें, जो विदाउट चर वाला पद है हमारा वो, और जो भी स्क्वायर वाले टर्म के साथ होगा। यहाँ पर चूंकि x था स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो भी होगा, और जो बिना x या बिना चर वाला पद होगा माने अचर पद होगा हमारा, जो अचर पद होगा वो, और इसका जो s² का जो गुणांक होगा माने चर की घात 2 का जो गुणांक होगा, उन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो 4 × 1 4 × 4 प्राप्त हुआ हमें।
ऐसे फैक्टर करने हैं। अब चिन्ह देखना है जोड़ का, जोड़कर कितने लाने हैं, 4। तो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 2, और 2 जोड़कर भी क्या बना देंगे, 4। तो इसलिए हम 4s को लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2 × s + 1 = 0। तो 4s² माइनस, बाहर चिन्ह माइनस का है तो अंदर के दोनों ही प्लस के 2 हमारे माइनस के 2 हो जाएंगे। 2s - 2s + 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2। और साथ ही s यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी s कॉमन ले लेंगे। 2 दूनी 4, तो 1s बचेगा, यहाँ पर 1 जुगा तो, क्योंकि 2s था वही बाहर आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर, यहाँ से जो भी कॉमन लेना है वो इस ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर माइनस के 2s है, यहाँ पर प्लस के 2s, तो हमें ब्रैकेट में प्लस के 2s बनाना है। तो प्लस को, माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें इसके क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, तो इसलिए 1 लिया है हमने। तो 2s ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब यहाँ तक हमने सही किया है। 2s - 1, इस ब्रैकेट के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, 2s - 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, वैसे दोनों ही इक्वल हैं, एक जैसे ही ब्रैकेट हैं, तो एक को ही इनको शून्य के बराबर रख सकते हो। 2s - 1 बराबर 0, s बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा इस तरफ आकर, ये बटे में आ जाएगा 2, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/2। क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं अल्फा भी 1/2 आ गया है हमारा, और बीटा भी 1/2, दोनों ही एक जैसे आ गए हैं हमारे। अब शून्यकों के बीच संबंध निकालना है हमें, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब देखिए इसकी तुलना हमें कैसे, रुक जाइए, और s² - 4s + 1 की तुलना कहीं से करेंगे हम, ax² - bx + c, सॉरी ax² + bx + c से तुलना करेंगे, से की तुलना से करने पर ऐसा लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे तुलना करेंगे, अब a के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 4। जो स्क्वायर वाला टर्म है इसके साथ जो गुणा में होगा वो a होगा हमारा। जो सिंगल, जिसकी घात 1 के साथ गुणांक में जो होगा, माने x के गुणांक कह लो या s के गुणांक कह लो, जो भी चर पद की घात जिसकी घात 1 हो, उसके गुणांक में जो होगा वो हमारा b होगा, b-4 होगा। और जो विदाउट चर राशि के होगा, माने जो अचर होगा हमारा, वो c कहलाएगा। c क्या है यहाँ पर, 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूलों का योग निकालते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2। बी का मान कितना है हमारा, -4, तो सूत्र में तो पहले से ही माइनस है 4। ए का मान कितना है, ये भी 4, ये प्लस के 4 है। 1/2 और 1/2 कितना हो जाएंगे, 1, 1 + 1/2, माइनस माइनस प्लस के 4/4, ये 2/2, ये 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2, तो 1 बराबर 1। ये मूलों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई है। अब दूसरा, मूलक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, c/a। अल्फा क्या है हमारा, 1/2, बीटा भी 1/2, दोनों की गुना करते हैं। c का मान कितना है, 1। a का मान +4, दोनों गुना करेंगे, 1 की 1 में 2 दूनी 4,
दोनों ही इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पर सत्यता की जांच हो चुकी है। मूलों के बीच, गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच भी हमने कर ली है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x। आपकी सुविधा के अनुसार, आपका समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले से ही दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, जिससे कि आपको वीडियो में कम टाइम देखने में टाइम भी आपका बचे और साथ के साथ कम समय में आप जल्दी सीख पाओ। तो पी एक्स, आपको जो भी बहुपद दिया गया होगा सबसे पहले उसे मानक रूप से के अकॉर्डिंग रखना होगा। मानक रूप में हमें बताया गया है कि पहले बड़ी घात को रखना है एक्स की, फिर छोटी घात, फिर बिना घात वाला अर्थात अचर पद। तो हमने इसको पहले एक्स की घात 2 वाले की टर्म को रखा, फिर उसके बाद एक्स की घात 1 वाले को, फिर उसके बाद अचर पद को। शून्यकों के लिए हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया है, जैसा पिछले क्वेश्चनों में किया है। अब हमने पिछले क्वेश्चनों में सीखा है कि जो अचर पद होगा और जो द्विघात वाले टर्म के साथ होगा, द्विघात वाले पद के साथ होगा अचर पद, इन दोनों की गुना करानी है हमें। गुना कराने पर छेदतीय 18 प्राप्त होगा हमें। 18 के फैक्टर कुछ इस तरह से करने हैं जो घटाकर 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18। यदि हम 9 में से 2 घटा दे तो हमें 7 भी प्राप्त हो जाएगा और 18 का 18 भी रहेगा। तो 6x² - 9 - 7 ऐसे लिख सकते हैं हम। 7x के स्थान पर -3, माइनस का चिन्ह है बाहर तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9x। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सेम बन रही है, तो चिन्ह भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो चिन्ह नहीं बदलना, तो प्लस के 1 कॉमन उठा लेंगे हम, ये ब्रैकेट जीरो का तो हो जाएगा हमारा। सेम ब्रैकेट है तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे हम। 3x प्लस एक ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। एक बार हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो 3 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, ये 2 इसके बटे में चल जाएगा, गुना मत आए। तो अल्फा का मान हम कह सकते हैं 3/2 आ गया हमारा। अब दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो प्लस की जगह माइनस के हो जाएगा इस तरफ आने पर, 3/2 में आ जाएगा। तो बीटा का मान इसका मतलब -1/3 आ गया हमारा। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में हम क्या करना होगा, इसकी जो भी हमें बहुपद दिया गया है इसकी तुलना हमें मानक रूप से करानी होगी। मानक रूप से कराने के बाद हमें पता चला है कि ए का मान 6 है, बी का मान -7 आ गया हमारा, सी का मान -3 आ गया है। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, बी क्या है हमारा -7, ये माइनस हमारा सूत्र में ऑलरेडी था। ए का मान क्या है 6/6 आ गया। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। इनका एलसीएम यदि 3 का और 2 का लेते हैं हम तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है इनमें, तो डायरेक्ट गुना करने पर ही हमें एलसीएम मिल जाएगा 3 दूनी 6। क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन आती है हमारी कि हर जो भी भिन्न के हर दिए गए हैं उनमें कोई चीज कॉमन न हो, तब हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेने के बाद इसके हर की गुना इसके अंश में कर लेंगे डायरेक्ट हम, और इसके हर की गुना इसके अंश में। तो 3 तिये 9, 2 एकम 2। ऐसा कब करेंगे, जब हर में कोई चीज कॉमन न हो, डायरेक्ट गुना करने पर ही एलसीएम प्राप्त हो रहा हो। तो 9 में 2 गए 7/6 और माइनस माइनस प्लस 7/6, दोनों चीज इक्वल आ चुकी है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन इसका मतलब सही हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। C की वैल्यू क्या है -3, A की वैल्यू 6, दोनों जगह पुट की। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो -1/2, 3 दूनी 6, यहाँ पर -1/2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा पूरा सही हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 4u² प्लस 8u। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PU बराबर 4u² प्लस 8u, प्लस में 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। शून्यकों के लिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा है। दोनों में से 4u कॉमन आ सकता है क्योंकि u भी दोनों जगह है,
और 4 का पहाड़ा भी दोनों जगह चल सकता है। तो इसमें से 4 कॉमन आ गया, तो इसमें से यू स्क्वायर था तो एक यू बचेगा, 4 दूनी 8, यू था ये बाहर आ गया। एक बार इसको जीरो के एक बार लिखेंगे, एक बार इसको इस जीरो के भाग में चल जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, यू की वैल्यू आ गई हमारी 0। ये प्लस के दो इस तरफ आ गया माइनस, तो दूसरे यू की वैल्यू -2। हम कह सकते हैं अल्फा 0 आ गया है, बीटा -2। अब जांच की ओर चलते हैं। जांच में 4u² प्लस 8u प्लस 0 की तुलना किससे करेंगे? मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c से कराने पर, ये लिखना होगा, सॉरी ध्यान नहीं रहा, सी से कराएंगे यदि हम, तो ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, बी का वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0 आ चुकी है हमारी। चूंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी का मान हमारा क्या था? 8, चिन्ह में सूत्र में हमारा माइनस था, तो -8, ए की वैल्यू 4 और अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो 0 प्लस -2 हो जाएगा, -2, 4 दूनी 8, दोनों जगह -2 इक्वल आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, तो सी की वैल्यू 0 बटे 4 रखी हमने। 4 से जीरो से किसी संख्या को, जीरो किसी संख्या से भाग देने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा और साथ ही गुना करने पर भी 0 ही मिलेगा, तो 0 इक्वल 0 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया t² -15, तो इसको हम लिख सकते हैं पी टी बराबर t² -15। शून्य को निकालने के लिए हम t² -15 को जैसे करते हैं 0 के इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल रखने पर ये -15 इस तरफ आकर प्लस के हो जाएगा, चाहे तो रुक जाओ, ये प्लस के 15 हो जाएगा हमारा। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो t बराबर √ ±15 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है हमारा प्लस √15 और बीटा कह सकते हैं हम -√15। ठीक है, अब इसकी जांच की ओर चलते हैं हम। जांच की ओर चलने से पहले हम लिखेंगे t² -15, क्योंकि इसमें वैसा टर्म तो नहीं है जो टी केवल टी के लिए हो, तो हम उसको लिख सकते हैं t गुने 0, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको मानक रूप में यदि लिखे हम t² प्लस t इंटू 0 -15, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ये हमारा। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर, c से तुलना करेंगे हम इसकी, मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करें यदि हम इसकी, a का मान कितना होगा? t² कितने है? 1, और b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c क्या होता है? जो अचर पद होता है, अचर पद है हमारा -15। इस तरह से हम ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे। पहले उसको एक मानक रूप देंगे, हम इसको मानक रूप देंगे। तो चलिए अब अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? -b/a। अल्फा का मान क्या है? प्लस के √2 सॉरी √15, बीटा का मान -√15, बी का मान 0 है, ए का मान 1 है। इस प्लस के 15 से, इस प्लस के √15 से माइनस के √15 कट गया, तो 0 इक्वल 0 आ गया। और चूंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा क्या है? प्लस के √15, बीटा क्या है? -√15, सी क्या है हमारा? -15, ए कितना है? 1, √15 के √15 में जब करते हैं तो 15 ही आता है, और इस तरफ भी कितना है? 15। दोनों और वैल्यूज हमारी इक्वल हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल
सही बनी हुई है हमारी, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको बस सिर्फ पी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे हम, पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो शून्य को के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। 0 के इक्वल लिखने के बाद क्या करते हैं हम, जो अचर पद होता है उसकी किससे गुना करेंगे, जो दो घात वाले टर्म में होगा। दो घात वाली टर्म में हमारा x² है, इसका जो गुणांक होगा उसके साथ गुना करें। गुणांक कितना है 3, तो 3 गुणे 4 कितना है 12। और यहाँ पर चिन्ह क्या है घटा का, तो घटा कितने लाने हैं, x कितने लाने हैं वो ध्यान देना है हमें, न कि x नहीं लाना है, x की संख्या लानी है। x कितने हैं यहाँ पर 1x है, तो घटा कर केवल हमें 1 लाना है। यदि हम 4 में से 3 को घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें 1, और 4 की 3 में गुना करने पर हमें 12 भी प्राप्त हो गया है। तो इस x के स्थान पर हम लिखेंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस का चिन्ह है बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर 4, 3x माइनस 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे तो प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। इनमें दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा हमारा, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखेंगे हम, तो 4 इस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो और 3 ये इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुना में डायरेक्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होकर। अब x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे हम, ये प्लस 1 इस तरफ आकर -1 हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं अल्फा हमारा 4/3 आ गया है, और बीटा हमारा -1 आ गया है। तो सत्यता की जांच करेंगे भैया हम। जांच करने के लिए पहले इसको बहुपद को लिखेंगे हम। क्या है हमारा बहुपद, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। यदि इसकी हम इससे तुलना करें, a की वैल्यू क्या मिल गई है हमें 3, a क्या है कि कितने x² है, कितने x² है 3, a की वैल्यू 3। b क्या है कितने x हैं, x केवल 1 है लेकिन माइनस के है यहाँ पर। c जो अचर पद बचेगा हमारा -4 आ गया है। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/e, इनमें वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू कितने है -1, माइनस ऑलरेडी सूत्र में है -1 ही है। a की वैल्यू 3 आ गई है हमारी, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, तो 3 ही कम 3, 3 4 में 3 का 1/3 आ गया है हमारा, माइनस माइनस प्लस 1/3। वैसे उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ होगा यहाँ से। देखिए अगर किसी बच्चे की समझ नहीं आ, हम जब भाग करते हैं, भाग के करने के बाद सम्मिश्र संख्या कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं हम 1 से 1/2 ऐसे लिखते हैं कुछ। तो हम क्या करते हैं कि 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ देते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1/2 ऐसे लिखते हैं, 2 और 1 3/2 लिखते हैं ऐसे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया है कि 3 एकम 3, लेकिन वहां पर हम प्लस लगाते थे, यहाँ पर चिन्ह माइनस आ गया है तो मैंने माइनस लगा दिया है। देखिए 4/3 माइनस 1, मैंने किया है कि 3 एकम 3, ये माइनस के 3, इस 4 जुका तो बटे में 3, 4 में 3 का 1/3 आ गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a। अब इसके आधार पकड़ेंगे हम, अब अल्फा इंटू बीटा c/a,
अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान कितना है -4, ए का मान 3, 4 -4/3, -4/3। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से तो लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो इसको प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अर्थात हमें जो है क्वेश्चन में दिए गए हैं वो शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए हैं। हमें इनसे बहुपद ज्ञात करने हैं कि बहुपद कौन कौन से जिनके योग शून्यकों के योगफल और गुणनफल ये हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम माना शून्यक हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है हमारे। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा -1/4 ही, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया इस हिसाब से -1। शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए हैं उसमें। अब चूंकि बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद के लिए सूत्र द्विघात बहुपद बनाने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसलिए बहुपद लिखेंगे हम यहाँ पर पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स एज इट इज प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। यही हमारा क्या होगा बहुपद। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 हमें दिया गया है। सबसे पहली यह लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी होगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखनी होगी कि माना शून्यांक अल्फा और बीटा है, हमने मान लिए हैं। तब क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग √2 है, ये गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो गया हमारा। तो बहुपद डायरेक्ट अब मैं सूत्र भी नहीं लिखूंगा क्योंकि सूत्र में लिख चुका हूं एक बार। ये हमारा बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। तो सूत्र में लिखेंगे डायरेक्ट हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माने √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माने 1/4। ये हमारा बहुपद होगा। दूसरे के लिए अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया हमारा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा √5 हो गया है। तो बहुपद क्या होगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो हमारा 0 है, 0 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। यही हमारा बहुपद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह दिख सके। 1,1 अल्फा प्लस बीटा भी आपको 1 ही दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है 1 ही। तो सूत्र के अनुसार बहुपद क्या हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 गुणा एक्स यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 ही है तो 1। तो हो जाएगा हमारा बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 1। ये उत्तर हमारा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है यहाँ पर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4। तो बहुपद क्या होगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस
तो प्लस 1/4x प्लस 1/4 ये हमारा बहुपद हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए हमारा 4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1 दिया गया है। तो बहुपद क्या होगा हमारा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स, देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, यही हमारा बहुपद है। आपको यदि ये सूत्र याद करना है तो 2 से 3 क्वेश्चनों में आप लगातार इसको लिखते जाइए, आपके अच्छी तरह से ये सूत्र तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी है हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।